बेंजामिन नेतन्याहू उस पर भड़क गए हैं। नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को कड़ी चुनौती दे दी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी गलती की वो कीमत चुकाएगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़के नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि इजराइल के दुश्मन देश उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ उन्होंने सीधा संदेश दे दिया कि जब तक हमास बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहा नहीं करता, तब तक हमास के साथ कोई युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की सेना अब पीछे हटने वाली नहीं है। और हमास ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि उसने दावा किया कि जमीनी ऑपरेशन के दौरान उसने इजराइल के 23 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। यानी हमास से जारी इस जंग में इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब हमास पर जमीनी हमले की कीमत इजराइल को चुकानी पड़ रही है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा में आसमानी हमले तेज कर दिए थे, जिसके बाद गाजा के कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में देखकर गाजा में हुई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब आसमानी हमलों से बात नहीं बनी तो इजराइल ने जमीनी हमला शुरू किया। इजराइल के सैनिक गाजा में घुसे और हमास के ठिकानों पर टैंकों और तोपों से गोलों की बौछार की, लेकिन जमीनी हमले के दौरान इजराइल की सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा। हमास ने दावा किया कि उसने गाजा के अंदर घुसे इजराइल के 23 सैनिकों को मार डाला। गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान भारतीय मूल के ही एक सैनिक की भी मौत हो गई। यानी जमीनी हमला करना इजराइल के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि आसमानी हमले में इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा था। इस बीच इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि हमास इजराइल पर दबाव बनाने के इरादे से बंधकों के परिवार वालों को उन्हीं के मोबाइल से मैसेज भेज रहा है। इजराइल के मुताबिक इसके लिए बाकायदा हमास के लड़ाकों की एक पूरी टीम लगाई गई है, जिसे उन बंधकों के परिवार वालों को डराने का काम सौंपा गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम के लोग अपनी कैद में मौजूद बंधकों के घर वालों को इजराइल में बोली जाने वाली हिब्रू भाषा में मैसेज कर रहे हैं, जिनमें वो उनसे नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाने की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमास बंधकों को रिहा कर देगा, लेकिन इसके बदले इजराइल को हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीन के सभी लोगों को छोड़ना होगा। और इजराइल का आरोप है कि हमास बंधकों के बदले इजराइल की जेलों में बंद कैदियों का सौदा करना चाहता है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इन मैसेजों में यह भी लिखा जा रहा है कि इजराइल की सरकार इस प्रस्ताव को ठुकरा चुकी है। इजराइल का मानना है कि इन मैसेजों के जरिए हमास इजराइल के लोगों को वहां की सरकार के खिलाफ भड़काना चाहता है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में भूकंप से भारी नुकसान की खबर मिल रही है। नेपाल में भूकंप से अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है और 140 से ज्यादा लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो इस भूकंप के बाद जख्मी हुए हैं। नेपाल के जाजरकोट रुकुम जिले में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घर यहां पर तबाह हो चुके हैं। जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो भी दिल को झकझोर देने वाली हैं। नेपाल में जो भूकंप आया उसका असर हालांकि यहां पर भी देखने को मिला, लेकिन जो केंद्र रहा भूकंप का वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नेपाल जो खास तौर पर 2 ऐसी जगह वहां पर बताई जा रही है जहां पर नुकसान हुआ है, और नुकसान ऐसा कि लोगों के घर वहां पर तबाह हो गए। और इसका नतीजा ये रहा कि इस भूकंप में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। 140 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से जख्मी है। देखिए जो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो भी है कि नेपाल में भूकंप आया, लेकिन उसका असर कैसे दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में न सिर्फ बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। और नेपाल पुलिस के प्रवक्ता कुबेर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है, क्योंकि बहुत भारी नुकसान हुआ है, इस वक्त स्थिति वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? मैं वहाँ पर अभी रेस्क्यू की काम जारी है। एपीएफ, आर्मी, पुलिस ऑफिसर रेस्क्यू कर रहे हैं 2 जिले में। तो आपने बताया वो कैजुअलिटी तो वही है। जाजरकोट में 92 की मृत्यु हुई है, 55 घायल है अभी। रुकुम पश्चिम में 37 लोग की मृत्यु हुई है, तो 85 घायल है जो रेस्क्यू हो रहा है। और मेडिकल टीम फ्रॉम नेपाल पुलिस, एपीएफ एंड मिलिट्री, they have already moved to the both area and rescue is going on. कुबेर जी, रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात कही, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। क्या ऐसी भी खबर है कि कई लोग अभी भी वहां पर दबे हो सकते हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही हो? यस, बहुत लोग हो सकते हैं, क्योंकि दूर दराज बहुत डिस्टेंस में है। Those houses who are collapsed, they are very far from the city area. It takes more than 3-4 hours to reach over there.
the police and other security agency and local pupils are moving over there. It takes time. बिल्कुल कुबेर जी, तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक है। आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी के साथ चल रहा है। जो इस वक्त लोग जख्मी हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे? हाँ, वो जो घायल लोग हैं उनको सुर्खेत और नेपालगंज रेस्क्यू हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, चोपर से रेस्क्यू हो रही है अभी। और कौन से और ऐसी जगह है जहां पर भारी नुकसान हुआ है, जहां पर, क्योंकि घर के घर यहां पर तबाह हो गए, जाजरकोट और रुकुम जिले में तो हम देख ही रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई जगह है जहां पर नुकसान हुआ है भूकंप से? इसके अलावा और जिला में भी छोटे मोटे डैमेज है बिल्डिंग में, लेकिन वो बड़ा नहीं है, इतना ज्यादा डैमेज नहीं है। रेस्क्यू जहां पर चल रहा है, क्या उनसे कोई बात हो पाई हो या जानकारी मिल पाई हो कि क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा? नहीं, ये तो समय लगेगा क्योंकि बहुत दूर तक है, छोटा छोटा गांव है, दूर में है, वो दूर दराज में है, तो जाने में भी टाइम लगेगा। ये तो लगेगा 1-2 दिन और लगेगा। ठीक है, 1-2 दिन अभी लग सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां पर जो नुकसान हुआ है उसको, जो घायल लोग हैं वो भी ठीक हो जाएं और जो दबे हुए हैं जैसा आपने बताया उनको भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया कुबेर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को इस वक्त नेपाल की स्थिति क्या है वो बताने के लिए। और आगे बढ़े, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल की सेना ने आतंकी दस्ते पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। लेबनान से इजरायल में एंटी टैंक मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की जा रही थी। आईडीएफ ने टैंक से हमला किया और एक आतंकी को मार गिराया है। आईडीएफ का लेबनान पर यह बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। और उधर भीषण जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ब्लिंकन इजरायल के अपने तीसरे दौरे के लिए तेल अवीव पहुंचे। और तेल अवीव में उन्होंने इजरायल के पीएम बेनियामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने जंग के समय फिलिस्तीन के नागरिकों की सुरक्षा का जिक्र किया, क्योंकि इजरायल की सेना ने गाजा में अपनी तैनाती बढ़ा दी है और ऐसे में वहां रह रहे फिलिस्तीनी नागरिक काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और उन्हें वहां रहने